शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अच्छा, आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल इनको किनारे कर दो भाई। इनको करना है तो इधर इधर हो जाए ना, इस साइड पे। इनको थोड़ा सा इधर को कर देना चाहिए मेरे ख्याल। इधर नहीं, अरे इस साइड पे। वो पीछे उनको दिक्कत जाएगी। मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि आज मेरा जन्मदिन है और हर वर्ष पूरे देश में मेरे जन्मदिन को बीएसपी के लोग पार्टी स्तर पर व उत्तर प्रदेश में बीएसपी की रही सरकार द्वारा भी हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सोच व उनके मानवतावादी मूवमेंट को ध्यान में रखकर ही इसे विभिन्न स्तर पर व बड़े पैमाने पर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में ही मनाते हैं तथा जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही मैंने उनकी सोच व मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी भी समर्पित की हुई है। और इसी जन भावना के तहत मेरे जन्मदिन को मनाने के मौके पर हर वर्ष बीएसपी के तमाम अनुयायी अपने अपने क्षेत्रों में अपने आर्थिक सामर्थ्य को देखते हुए विशेषकर गरीब, कमजोर, लाचार, असहाय, बीमार व अन्य अति जरूरतमंद लोगों की विभिन्न रूपों में मदद भी करते हैं और जिनके हित व कल्याण के लिए हमारी पार्टी हमेशा ही गंभीर, तत्पर, संवेदनशील, ईमानदार व संघर्षरत रहती है। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी विदित है कि हर वर्ष आज के ही दिन मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर बीएसपी की मूवमेंट को गति देने के खास मकसद से मेरे द्वारा लिखित पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा के हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का एक साथ ही विमोचन भी किया जाता है, जो आज भी किया जाएगा। लेकिन इसके पहले मैं पूरे देश भर में अपनी पार्टी के लोगों का पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा के हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का एक साथ ही विमोचन भी किया जाता है, जो आज भी किया जाएगा। लेकिन इसके पहले मैं पूरे देश भर में अपनी पार्टी के लोगों का व शुभ चिंतकों का भी, जो आज मेरा जन्मदिन जिस भी रूप में व जिस भी स्तर पर मना रहे हैं, तो उन सब का मैं पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ तथा इस मौके पर भी मैं उन्हें नव वर्ष सन 2019 की अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ
तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करती हूँ। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि इस वर्ष मेरा जन्मदिन ऐसे मौके पर मनाया जा रहा है जब देश में शीघ्र ही लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में आबादी व सीटों की संख्या के हिसाब से भी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अभी हाल ही में दिनांक 12 जनवरी को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का यहाँ फैसला लिया है, जिससे अब विशेषकर बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी नींद उड़ी हुई है। और वैसे भी अधिकांश यही प्रदेश ये भी तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी और कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जिसे खास ध्यान में रखकर ही आज मैं ऐसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश स्टेट में बने इस गठबंधन को देश व जनहित में कामयाब बनाने के लिए बीएसपी व सपा के भी लोगों से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वे इस चुनाव में अपनी पार्टी एवं देश व आम जनहित में अपने पुराने सभी गिल्ले शिकवे भुला के वे अपने निजी स्वार्थों को भी किनारे करके तथा यह सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए अपने बने इस गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर ऐतिहासिक कामयाबी दिलाएं। तो फिर यही वास्तव में मेरे जन्मदिन का इस बार इनका बहुत बड़ा व कीमती तोहफा भी होगा और यही उम्मीद मैं देश के अन्य राज्यों में भी अपने पार्टी के लोगों से करती हूँ। इसके साथ ही चुनाव को लेकर जिन कुछ और राज्यों में भी हमारी पार्टी के साथ गठबंधन हो चुका है तो उनसे भी मैं यही तोहफे की उम्मीद करती हूँ। और अब मैं इस चुनाव को खास ध्यान में रखकर देश व जनहित में कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। और इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने देश को आजाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र व राज्यों में भी अधिकांश या कांग्रेस पार्टी ने ही एक छत्र राज किया है। लेकिन इस दौरान इनकी रही सरकार की खासकर गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज विरोधी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से फिर इन लोगों का सही विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है, जिससे दुखी होकर ही फिर मजबूरी में हमें इनके हितों में दिनांक 14 अप्रैल सन 1984 को बीएसपी के नाम पर अपनी अलग से पार्टी भी बनानी पड़ी है। हालांकि हमारी पार्टी के बनने के पूर्व में व बाद में भी अब तक अनेकों पार्टियां बन चुकी हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश पार्टियों की सोच व कार्यशैली हर मामले में व हर स्तर पर अभी तक भी हमें कांग्रेस पार्टी की ही तरह देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से इन सभी लोगों की स्थिति में अभी तक भी कोई खास सुधार व परिवर्तन आदि नहीं आया है। और इनमें से किसान लोग तो पूरे देश में यहाँ सबसे ज्यादा दुखी हैं और इस बात का ताजा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व मिजोरम में हुए विधानसभा आम चुनाव के जो परिणाम आए हैं तो उनमें से खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ इन तीनों राज्यों में वे वहां सत्ताधारी रही बीजेपी को काफी बड़ा सबक सिखाने के साथ साथ साफ तौर पर ये काफी कुछ राजनीतिक संदेश भी देते हैं, जिससे केवल बीजेपी को ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों को भी काफी कुछ सबक सीखने की जरूरत है। और इन्हें भी ये समझ लेना चाहिए कि केवल लोक लुभावन
व झूठे वायदों एवं जुमलेबाजी आदि करने तथा गरीब मजदूर व किसान विरोधी एवं धन्ना सेठ समर्थक मानसिकता रखने वाले अब यहाँ किसी भी पार्टी की सरकार की दाल ज्यादा दिन तक गलने वाली नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की अभी अभी बनी इन तीनों अर्थात राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्यों की सरकारों पर तत्काल ही उंगली उठनी शुरू भी हो गई है और इनकी सरकारों के मंशा के संबंध में वहाँ पहला सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की यहाँ बनी इन नई सरकारों ने किसानों की कर्ज माफी की सीमा दिनांक 31 मार्च 2018 की यानी कि 9 महीने पहले की तिथि क्यों निर्धारित की गई है। अर्थात इन्होंने ये सीमा दिनांक 17 दिसंबर सन 2018 की जब इनकी नई सरकार बनी है तब तक की कर्ज माफी की सीमा क्यों नहीं रखी गई है। इसके साथ ही इन्होंने जिन सख्त शर्तों के आधार पर किसानों का केवल 2 लाख रुपए तक का ही कर्जा माफ करने की जो बात कही है तो उससे यहाँ किसानों को इस मामले में कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है। और वैसे भी किसानों के कर्ज को लेकर जमीनी हकीकत ये है कि पूरे देश में छोटे व मझोले तथा बटाई पर खेती करने वाले भूमिहीन किसान जो यहाँ सबसे ज्यादा कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, तो ये लोग कर्जा लेने को लेकर आए दिन नए नए बने सख्त नियमों व कानूनों से तंग आकर सरकारी व सहकारी बैंकों आदि से कर्जा बहुत कम लेते हैं, बल्कि वास्तव में ये लोग लगभग 70% कर्जा फिर मजबूरी में काफी अधिक ब्याज पर अपने गांव व इलाके के ही बड़े बड़े साहूकारों व धन्ना सेठों से ही लेते हैं, जिनकी कर्ज माफी के लिए केंद्र व किसी भी राज्य के सरकार ने अभी तक भी कोई नीति नहीं बनाई है। जो इस समय ये लोग हमें सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हैं, जिनकी भी कर्ज माफी के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को कुछ न कुछ ठोस नीति जरूर बनानी चाहिए, वरना इन 70% के करीब किसानों को कभी भी यहाँ अपने कर्जे से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और इतना ही नहीं बल्कि जो किसान लोग केवल सरकारी व सहकारी बैंकों आदि से ही कर्जा लेते हैं तो उनके मात्र थोड़े से कर्ज को माफ करने से इनको पूरे तौर से कर्ज से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, बल्कि सही मायने में इनके हितों में सरकार को इन्हें एक बार इनकी पूरी कर्ज राशि को ही माफ करने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे, वरना ऐसा ना किए जाने पर फिर यहाँ कर्जदार किसानों की मुश्किलें कभी भी खत्म होने वाली नहीं है और फिर आए दिन पूरे देश में कोई ना कोई किसान यहाँ आत्महत्या जरूर करता रहेगा। इसके साथ ही किसानों के हितों को लेकर यहाँ हमारी पार्टी का ये भी कहना है। All right, so that is the briefing by BSP Chief Mayawati on the occasion of her 63rd birthday. She has spoken out about how she is going to be campaigning for the 2019 elections and, of course, reiterating that the campaign too will be along with the SP. We're slipping into a short break here. We're getting you the latest political updates coming in on the other side as well. पर भी अभी भी काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में इन सभी लोगों का हित इन पार्टियों की सरकारों में पूरी तरह से सुरक्षित ना तो पहले रहा है और ना ही आगे कभी रहने वाला है, क्योंकि इनकी नीतियां व कार्यक्रम आदि दिखाने के लिए चाहे जैसे भी लगते हों, लेकिन इनका असली लाभ अंत में फिर देश के मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही उनका कर्ज उतारने के लिए पहुंचाया जाता है। जबकि हमारी पार्टी बीएसपी धन्ना सेठों की कभी गुलामी नहीं करती है और इसलिए बीएसपी का रिकॉर्ड व इतिहास इस मामले में शुरू से ही काफी साफ सुथरा व पाक साफ रहा है, जो कि ये सर्वविदित भी है। इसके साथ ही रक्षा सौदों के संबंध में भी हमारी पार्टी का ये कहना है कि देश के व्यापक हित में तो यही बेहतर होगा
कि केंद्र की सरकार अपने सहयोगी पार्टियों के साथ साथ देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों को भी विश्वास में लेकर देश की सुरक्षा संबंधी अहम जरूरतों को ध्यान में रखकर सैन्य व अन्य रक्षा सौदों की खरीद फरोख्त के मामले में एक दीर्घकालीन व पारदर्शी नीति तैयार करें और फिर उस पर पूरी ईमानदारी से अमल करें ताकि रक्षा खरीदों में भ्रष्टाचार संबंधी जनता की धारणाओं व आशंकाओं को और खासकर बोफोर्स और राफेल जैसे आरोपों प्रत्यय आरोपों से तथा पार्टी व देश की छवि धूमिल होने के साथ साथ इन मामलों में कोर्ट कचहरी आदि में भी जाने से बचा जा सके। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि खासकर बीजेपी व इनके आरएसएस एवं अन्य और सभी संकीर्ण व जातिवादी संगठनों ने पूरे देश में न केवल धर्म के नाम पर राजनीति करने की लगातार यह गलत कोशिश की है, बल्कि इन्होंने उन तत्वों को भी काफी बढ़ावा दिया है जिन्होंने इंसानों के बाद अब देवी देवताओं को भी अपनी घिनौनी राजनीति का शिकार बनाकर उन्हें जातियों में बांटने का भी प्रयास किया है, जिसका ही परिणाम है कि आज बीजेपी के लोग आए दिन भगवान को अपनी अपनी जाति का बताने की होड़ में लगे हुए हैं। ये अति दुखद व काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और तो और इन्होंने अब चुनाव के समय में एक सोची समझी रणनीति के तहत मुसलमानों के जुम्मा की सामूहिक नमाज पढ़ने के संबंध में भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अब ये लोग पिछले कुछ समय से अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने विरोधियों के विरुद्ध सीबीआई व अन्य और जांच एजेंसियों एवं संवैधानिक संस्थानों आदि का भी काफी ज्यादा द्वेषपूर्ण दुरुपयोग कर रहे हैं और जिसका ताजा उदाहरण सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का आप लोगों के सामने मौजूद है, जो अति निंदनीय के साथ साथ अति दुर्भाग्यपूर्ण भी है। इस प्रकार से बीजेपी का ये सब राजनीतिक षड्यंत्र पूरी तरह से देश के सामने है और खासकर उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी सरकार का हर काम अभी तक यहाँ काफी ज्यादा निराला व अति विवादास्पद ही साबित हो रहा है और इनकी ये सरकार यहाँ अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था तथा जनहित व विकास की अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी को सही ढंग से निभाने की बजाय अब यहाँ सरकारी धन, शक्ति व ऊर्जा का ऐसी जगह ज्यादा इस्तेमाल कर रही है जहाँ जनहित व जन कल्याण की संभावनाएं तो काफी सीमित है, लेकिन भ्रष्टाचार की संभावनाएं पूरी व काफी ज्यादा है। देश व विशेषकर उत्तर प्रदेश की करोड़ों मेहनत का साम जनता अब इन बातों को काफी अच्छी तरह से समझती है और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में इनकी पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार की खासकर चुनावी वायदा खिलाफी के साथ साथ इनके अहंकारी व तानाशाही रवैये एवं गरीब, मजदूर, किसान व आम जन विरोधी नीतियों तथा गलत व भ्रष्ट कार्य प्रणाली के मामले इतने ज्यादा आम हैं कि इनकी पूरी सरकार व इनके शीर्ष नेतृत्व को अब संसद में तथा संसद के बाहर सड़कों पर भी हर जगह केवल अपनी सफाई व स्पष्टीकरण की विवादास्पद ही साबित हो रहा है और इनकी ये सरकार यहाँ अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था तथा जनहित व विकास की अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी को सही ढंग से निभाने की बजाय अब यहाँ सरकारी धन, शक्ति व ऊर्जा का ऐसी जगह ज्यादा इस्तेमाल कर रही है जहाँ जनहित व जन कल्याण की संभावनाएं तो काफी सीमित है, लेकिन भ्रष्टाचार की संभावनाएं पूरी व काफी ज्यादा है। देश व विशेषकर उत्तर प्रदेश की करोड़ों मेहनत का साम जनता अब इन बातों को काफी अच्छी तरह से समझती है और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में इनकी पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार की खासकर चुनावी वायदा खिलाफी के साथ साथ इनके अहंकारी व तानाशाही रवैये एवं गरीब, मजदूर, किसान व आम जन विरोधी नीतियों
तथा गलत व भ्रष्ट कार्य प्रणाली के मामले इतने ज्यादा आम हैं कि इनकी पूरी सरकार व इनके शीर्ष नेतृत्व को अब संसद में तथा संसद के बाहर सड़कों पर भी हर जगह केवल अपनी सफाई व स्पष्टीकरण देते रहने में ही काफी समय बीत रहा है, जो अब काफी हद तक इनके पतन होने की पराकाष्ठा को भी दर्शाता है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के लाख ना चाहने के बावजूद भी अब इनकी घोर चुनावी वायदा खिलाफी वास्तव में ये असली चुनावी मुद्दा बन गई है, जो काफी खामोशी से अपना काम करती चली जा रही है। और इस मामले में इन्होंने रोजगार, महंगाई, विकास, जनहित, जन कल्याण, भ्रष्टाचार व राष्ट्रीय सुरक्षा आदि के लिए किए गए अनेकों वायदों के साथ साथ यहाँ करोड़ों किसानों, बेरोजगार युवाओं व खासकर गरीबों को विदेशों में जमा काला धन देश में वापस लाकर इनको 15 से 20 लाख रुपए देकर इनके अच्छे दिन लाने का भी सुनहरा सपना दिखाया था, जो अभी तक पूरी तरह से वायदा खिलाफी व विश्वासघाती साबित हुआ है। और अब देश की आम जनता इनसे ये सवाल भी कर रही है कि ये लोग वे बातें क्यों करते हैं जो करते नहीं हैं, जो कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ खास ध्यान देने की बात ये भी है कि देश में लोकसभा के आम चुनाव बहुत नजदीक आते ही अब इन्होंने पिछले हुए लोकसभा आम चुनाव की तरह ही फिर से अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए किस्म किस्म की नाटकबाजी करनी शुरू कर दी है, जिसके तहत ही अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में अपने ताबड़तोड़ कर रहे रैलियों के दौरान जो पूर्व की तरह ही किस्म किस्म की प्रलोभन भरी घोषणाओं व वायदों आदि के जबरदस्त भरमार कर रहे हैं, जिन्हें अभी तक की तरह ही ये पार्टी सत्ता में आने की स्थिति में ज्यादातर ठंडे बस्तों में ही डलवा देगी, ऐसा हमारा मानना है।